जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपका आने वाले 17वें बीपीएससी के एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि पिछले साल से आपका बीपीएससी ने इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है, तो अब आपको इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पिछले बार पूछा गया था। तो इस बार भी आपका मुझे लगता है इसी का आसपास क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से भी रहने वाले हैं। तो आज हम प्योर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हल करेंगे, जहाँ से आपका बहुत सारे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको याद करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक्स यदि आप प्योर देखते हैं तो प्योर इकोनॉमिक्स में आपको समझने वाला चीज़ है, कोई भी चीज़ में याद करने वाला नहीं है। और इकोनॉमिक्स आप समझते हैं तो आपको साइंस की तरह लगेगा और इसमें आपका बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ इतना अच्छा नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम की जाती है तो घटेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कैसे होगा ये समझिए। क्या करें? ब्याज दर कम की जाती है। देखिए ब्याज दर बैंक जैसे कम करेगा, इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, अधिक लोन लेंगे। ठीक है, अधिक लोन लेंगे क्योंकि उसे ब्याज कम देना होगा। जब अधिक लोन लेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय में अधिक निवेश करेगा। तो इससे क्या होगा, निवेश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर आपका कि एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सिंपल है, जो देश न तो निर्यात करते हैं न ही आयात करते हैं। ठीक है, ऐसा देश जो न तो निर्यात करता है और न ही आयात करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो निर्यात करता है न ही आयात होता है। निर्यात मतलब कोई भी देश, जैसे आपका भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका इंडिया है और दूसरा आपका अमेरिका है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को हम अमेरिका को दिए हैं, बेचे हैं अमेरिका में जाकर, तो हम क्या किए, निर्यात किए हैं। और अमेरिका से कोई चीज़ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा आयात। भारत ये आयात किया है और हम बेचेंगे या इसको देंगे तो ये निर्यात हुआ है। ठीक है, तो वैसा देश जो न तो आयात करता है न ही निर्यात करता है, उसे हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। देखिए IMF का जो सदस्य है उसी को IMF ऋण भी देता है। ठीक है, उसके सदस्य जो नहीं है उनको IMF ऋण नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा बैंक दर को कम करने से क्या होता है? अब देखिए बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आपका RBI जो है वो बैंक रेट को कम करेंगे तो क्या होगा? देखिए RBI जिस रेट पर आपका किसी भी अनुसूचित बैंक को जो ऋण देता है दीर्घकालिक के लिए, ठीक है, अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक के लिए। ठीक है, तो दीर्घकालिक समय के लिए जो RBI किसी अनुसूचित बैंक को ऋण देता है, जिस रेट पर देता है उसी रेट को हम कहते हैं बैंक दर। ठीक है, बैंक रेट इसी कहते हैं। यानी RBI किसी अनुसूचित बैंक को जिस रेट पर दीर्घकालिक समय के लिए जिस रेट पर ऋण देता है उसी को बोलते हैं हम बैंक दर। ठीक है, बैंक रेट। तो अगर आपका बैंक रेट को कम करेंगे तो क्या होगा? एक चीज बताइए, बैंक रेट को कम करेगा तो इससे क्या होगा, बैंक जो है वो RBI को कम पैसा चुकाना होगा उसको ब्याज के रूप में। जब कम पैसा चुकाना होगा इससे क्या होगा, बैंक के पास अधिक पैसा होगा, जिससे क्या करेगा, साख सृजन करेगा। यानी क्या होगा, उसका लिक्विडिटी जो है, तरलता जो है वो उसके पास बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये अधिक व्यवसाय को वो यानी पैसा लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। तरलता को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत समझने वाला विषय है, ठीक है, उसको आप रटेंगे तो नहीं होगा। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब विषय से अलग है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज़ है, जैसे आपका साइंस है उसी तरह से आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और ये आपको मैथ की तरह भी लगेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसको समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। जो प्योर इकोनॉमिक्स होता है इसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि। अब देखिए क्या कह रहा है, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकता है। अब देखिए कह रहा है किस कारण से कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि होगा। देखिए कीमतों के समान स्तर में वृद्धि को ही हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। यहाँ पर यदि आपका ये भी पूछता कि मुद्रास्फीति कब बढ़ सकता है तो आपका सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सामान्य स्तर में वृद्धि, ठीक है, कीमत के सामान्य स्तर में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकता है। पहला मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकता है। देखिए यदि प्रत्येक व्यक्तियों के पास, यदि उसके पास पैसा, मुद्रा आपूर्ति मतलब क्या, व्यक्तियों के पास पैसा, ठीक है, जितने भी जनता है उसके पास जो पैसा है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा यानी प्रत्येक व्यक्ति है उसका यदि आपका इसका सैलरी बढ़ जाएगा या इनकम बढ़ जाएगा, जहाँ से भी बढ़े, तो इससे क्या होगा, मार्केट में वस्तु का क्या होगा, यानी डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। पैसा आपका पास आएंगे तो आप खर्च करना चाहेंगे, स्वाभाविक है। जब खर्च करना चाहेंगे तो क्या होगा, किसी वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा आपूर्ति से भी मांग बढ़ सकता है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड है उत्पादन के समग्र स्तर में कमी। देखिए उत्पादन के समग्र स्तर में कमी। अब मान लीजिए किसी वस्तु का यानी इसका प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है, तो स्वाभाविक है इसका डिमांड क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा उससे क्या होगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा। एक चीज़ बताइए, कोई ऐसा वस्तु है जो आपका कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम मिल रहा है, तो जब कम मिलेगा तो स्वाभाविक है उसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी कारण है कि कीमत बढ़ा सकता है, एक कारण से भी। थर्ड है प्रभावी मांग में वृद्धि। देखिए सिंपल है, मांग में, डिमांड में वृद्धि होगा तो उससे भी उस वस्तु का क्या होगा, रेट बढ़ सकता है। अब सोचिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे जब किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका कीमत स्तर में वृद्धि करने का ये भी कारण है। तो आपका तीनों कारण है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर इंगित करता है। अब क्या कर रहा है, बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर क्या होता है आपको बता चुके हैं कि जिस रेट पर आरबीआई किसी अनुसूचित बैंक को, ठीक है, किसी अनुसूचित बैंक को, किसी यानी व्यापारिक बैंक को कह सकते हैं, किसी व्यापारिक बैंक को दीर्घकालिक समय के लिए, ध्यान रखिएगा इसको, दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देता है, उसी रेट को हम बैंक दर कहते हैं। अब कर इस बैंक दर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, भाई बढ़ा देंगे, जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देंगे तो बैंक को क्या करना होगा, जो आपका व्यावसायिक बैंक है उसको क्या होगा, आरबीआई को अधिक रुपया देना होगा, किसके रूप में, ब्याज के रूप में। जब अधिक रुपया देगा बैंक आपको आरबीआई के पास, इससे क्या होगा, बैंक के पास क्या होगा, साख सृजन करने की क्षमता घट जाएंगे, इसके पास पैसा की कमी आ जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। लिक्विडिटी मतलब समझिए पैसा, ठीक है, इतना समझिए, तरलता बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी को आप क्या समझना है, तो पैसा समझना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगा, साख सृजन करने की क्षमता कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते क्या होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंक को ऋण नहीं, ब्याज की बाजार दर गिरने के लिए आपका केंद्रीय बैंक कड़ाई से मुद्रा नीति का पालन करें, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखिए ये तो आपका ऑप्शन के पे भी डिपेंड करता है क्या होगा। तो केंद्रीय बैंक कड़ाई से यानी क्या, कठोर मुद्रा नीति को अपना रहा है, ठीक है, कठोर मुद्रा नीति अपना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है वो ब्याज दर को बढ़ा दिया है, तो कठोर नीति अपना रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखिए आपका है कि देश का, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि देश का भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। देखिए तो बीओपी, ठीक है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी को बोलते हैं हिंदी में भुगतान संतुलन। तो देखिए देश का जितने भी आपका आयात होता है, ठीक है, निर्यात होता है, जैसे कोई अब भारत जो है निर्यात किया होगा, आयात भी करता है, तो उसका आपका नेट जो होता है ना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, बीओपी।
किसी अर्थव्यवस्था में दी गई अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और लेन देन को, आयात मतलब जो हम मंगवाए हैं, निर्यात मतलब जो हम किसी देश को बेचे हैं, तो इसी का लेखा जो को हम बोलते हैं बीओपी बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंक को किसके मामले में नियंत्रित करता है? आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंक को किस मामले में नियंत्रित करता है? पहला है परिसंपत्तियों की तरलता, बिल्कुल सही है। सेकेंड है शाखा विस्तार, साख सृजन क्षमता, ये भी सृजन करता है कौन? आरबीआई नियंत्रित करता है, ठीक है। थर्ड है बैंकों का विलय, ये भी करता है। और बैंकों का परिसमन, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 चारों ये आपका आरबीआई का कार्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो है वो किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को, ठीक है। जैसे हम लोग बैंक में जो खाता खुलाते हैं तो हम आरबीआई में खाता नहीं खुला सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई, ठीक है, कर किस स्थिति में महंगाई सबसे अधिक होने का चांस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान। सेकेंड है बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए जनता से उधार लेना। थर्ड है बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों से उधार लेना। थर्ड है डी है कि बजट घाटे को वित्तपोषण करने के लिए नया पैसा बनाना। आप लोग बताइए कि कब महंगाई ज़्यादा हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, अभी बता देते हैं हम, जितने भी प्रश्न आपको हम सोल्व करवाने वाले हैं ये सभी आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, यानी यूपीएससी के पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्यों हम ये करवा रहे हैं? ये इसीलिए हम करवा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि यूपीएससी अलग होता है, ठीक है। देखिए यूपीएससी भी आपका वही लेवल का होता है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना होगा, ठीक है, प्रश्न को सोचना पड़ता है और पूरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसमें आपका फैक्ट में ज़्यादा नहीं पूछता है। देखिए, और इसको सोल्व इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी पिछले बार आपका 69वें बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन को आपका रिपीट किया था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। 69वें बीपीएससी में हम तो अपने आंख से देखें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा है जो आपका यूपीएससी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये हल करवा रहे हैं, ठीक है। आगे भी आपको हल करवाएंगे, आपका हिस्ट्री भी करवाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, और नहीं भी आए तो कॉन्सेप्ट आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होता है, इसीलिए आपको हम यूपीएससी के पेपर को हल करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नया पैसा का बनाना। देखिए कितना लोग सोचता होगा कितना महंगाई है तो क्यों नहीं हम नया पैसा निकाल देते हैं, तो ध्यान रखें यार, नया पैसा जो आपका आरबीआई जारी करेगा उससे और आपका महंगाई बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पैसा का वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए आरबीआई क्या करेगा, मतलब नया पैसा क्या करते हैं वो छाप देते हैं, नया पैसा छापेंगे, इससे क्या होगा, इसे प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा का पहुंच क्या होगा, पहुंच हो जाएगा, सारे व्यक्ति के पास क्या होगा, पैसा अधिक हो जाएगा। जब पैसा आपका अधिक हो जाएगा इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा और ये वस्तु आपका मार्केट में है ही नहीं, इससे क्या होगा, तो महंगाई आपका स्वाभाविक है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नया पैसा छापकर कोई चाहेगा कि हम बेरोजगारी को, कोई चाहेगा हम कि महंगाई को दूर कर दे, तो इससे दूर नहीं होगा और महंगाई बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका मुद्रास्फीति बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कथन आपका है कि मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ देती है। पहले देखिए मुद्रास्फीति होता क्या है, तो सिंपल समझिए, किसी वस्तु के कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि, यानी किसी वस्तु की कीमत में सामान्य वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति होने के 2 कारण आपका है, चाहे आपका क्या होता है, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, और सप्लाई कम हो। डिमांड जब उसका अधिक हो लेकिन इसका सप्लाई क्या हो, कम हो, तो उस समय आपका क्या होता है, तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाता है, यानी मुद्रास्फीति हो सकता है, ठीक है। तो क्या मुद्रास्फीति हो जाए तो उसमें किसको लाभ हो, किसको हानि होगा, चलिए देखते हैं। इसमें है कि मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ देती है। देखिए देनदारों, देखिए एक होता है आपका कि जो कर्ज दिया है, एक होता है जो कर्ज लिया है। तो जो कर्ज लिया है वही तो देनदार हुआ, क्योंकि इसी को
आपको क्या होगा, पैसा लौटाना होगा जिससे कर्ज लिया है, तो उसी को बोलते हैं देनदार। तो जो देनदार होता है ना उसको लाभ होता है मुद्रास्फीति से, ठीक है। मुद्रास्फीति होने से क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि जो पैसा का पहले वैल्यू होगा वो अब आपका इतना वैल्यू पैसा का नहीं होगा, यानी वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका कर्जदार है, जो कर्ज लिया था, तो जो पहले 100 रुपया वो कर्ज लिया था, 100 रुपये में जितना वो वस्तु खरीद पाता था, वो अभी वो 100 रुपये में उतना वस्तु नहीं खरीद पाएगा। यानी इस तरह से देखा जाए तो कर्जदार को लाभ होता है और जो आपका कर्ज दिया है उसको हानि होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका सही है। सेकंड है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ देती है। देखिए, कोई व्यक्ति है जो बॉन्ड क्या क्या खरीदा है, किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है। अब जो बॉन्ड जो खरीदा है, तो बॉन्ड जो आपका है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति जैसे आता है तो जितना वो खरीदा होगा ना, ठीक है, उसी रुपया का वैल्यू जो है अभी वो पहले की अपेक्षा कम होगा। इसीलिए बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं होता है, हानि होता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड गलत है, केवल आपका फर्स्ट सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब आमतौर पर क्या होता है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी, इसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए, छिपी हुई बेरोजगारी ये आपका सामान्य तौर पर आपको ये कृषि में देखा जाता है, ठीक है। कृषि में आपका ये बेरोजगारी देखा जाता है। पहले इसको देख लेते हैं क्या होगा, या इसका आपका हो जाएगा कि श्रम की मामूली उत्पादकता शून्य है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप समझिए। देखिए, आप एक खेत है, इसमें धान लगा हुआ है, धान को काटना है। अब किसी के घर में यदि वो 5 व्यक्ति है उस घर में, ठीक है, होता है ना कि किसी व्यक्ति घर में 5 व्यक्ति है किसी घर में, ठीक है, तो अब धान काटना तो क्या करते हैं, सभी लोग चले जाते हैं धान काटने के लिए, ठीक है, जल्दी कट जाएगा, सभी लोग चले जाएँ। जबकि इसी को, यानी इस 5 व्यक्ति में से हो सकता है आपका कि 2 व्यक्ति ही इस खेत को अच्छे आराम से धान काट लेता, ठीक है, लेकिन कितना व्यक्ति गया है, 5 व्यक्ति गया है, यानी इसमें 3 व्यक्ति का उत्पादकता क्या है, तो शून्य है, यानी क्योंकि इसके बदले वो 2 व्यक्ति ही इसको काम कर सकते थे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है बेरोजगार है। क्योंकि देखिए, ये खेत जो है ना, ध्यान रखिए, इस खेत के जो है वो 5 व्यक्ति मिलकर गया धान काटने के लिए, जबकि इस खेत को हो सकता आपका कि एक व्यक्ति भी इस धान को काट सकता था, ठीक है। तो इसमें 5 व्यक्ति लगने का क्या जरूरत है, तो 3 व्यक्ति आपको दिख तो रहा है या काम कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन इसका उत्पादकता क्या है, शून्य है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ही इसे काम कर सकता था, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको रोजगार है, काम कर रहा है, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति जो ऐसा है उसको मानिए कि बेरोजगार नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो यह आमतौर पर आपको कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। देखो, ग्रामीण को जो है वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, ये दोनों आपका प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। तो आपका इसमें क्या होगा, 1 and 3 है, तो 1 and 3 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 and 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार की क्रियाएं क्या, अर्थ क्या होता है। देखिए क्या करें, खुली बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ये कार्य होता है आरबीआई का, ठीक है, ये कार्य किसका है, तो आरबीआई का ये कार्य है। और इसमें क्या करते हैं, इसके तहत वह भारतीय प्रतिभूति को क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति को खरीद बिक्री करते हैं कौन, आरबीआई करते हैं, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीद और बिक्री करता है, किसके तहत, तो ओपन मार्केट यानी खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है। ये भी कार्य क्या है, ये भी आपका साख सृजन क्षमता को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। ये भी जब सरकार को, भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो उस समय आरबीआई सरकारी प्रतिभूति क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, उसमें क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं आरबीआई। और जब भारत सरकार देखते हैं, यानी आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है, ठीक है। जब खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट से पैसा खिंचाएगा, वहाँ से क्या होगा,
तरलता मार्केट में कम होगा। जब तरलता कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, जब डिमांड कम होगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई इसके द्वारा भी बाजार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये भी इसका एक कारक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि देश एक्स में, कोई भी देश से मान लीजिए एक्स, मान लीजिए भारत ही है, चलो ठीक है, कि आर्थिक विकास का अनिवार्य रूप से होगा। कारण किसी भी देश एक्स है, यानी मान लो भारत है, कारण इसका आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होगा यदि क्या होगा, ऐसा कौन सा कारक है कि इसको होने पर उस देश का विकास होना आवश्यक है। पहला है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो। सेकेंड है कि एक्स में जनसंख्या की वृद्धि हो। भाई जनसंख्या की वृद्धि होगा तो ये जरूरी है कि आपका आर्थिक विकास हो ही, कम ही हो जाएगा, क्योंकि संसाधन कमी हो सकता है। सी है कि एक्स में पूंजी निर्माण होता हो। डी है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। इसका सबसे सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि उस देश में पूंजी का निर्माण होता हो। ठीक है, किसी देश में यदि पूंजी का निर्माण हो रहा है तो उस देश का सही वास्तव में आपका विकास होना जरूरी होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो किसी देश के अंतिम वस्तु और उत्पाद, किसी देश के एक वर्ष के भीतर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के भीतर, ठीक है, अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, तो किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसे ध्यान रखना, एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं, क्या कर रहा है, कारण उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है। ठीक है, मौद्रिक नीति का घटक है। पहला है बैंक दर, बिल्कुल है। सेकेंड है खुले बाजार परिचालन, अभी आपको बताए थे। थर्ड है सार्वजनिक ऋण। फोर्थ है सार्वजनिक राजस्व। ठीक है, तो इसका आपका नहीं तो थर्ड है, नहीं फोर्थ है, केवल आपका 1 एंड 2 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का घटक क्या है, देखिए बैंक दर, ओपीओस, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, नाम सुने होंगे, ये सभी आपका मौद्रिक नीति का घटक है। ठीक है, सिंपल समझिए ना कि जिस नीति के तहत आरबीआई बाजार से मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है ना, उसी नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ सकते हैं। इसमें आपका बैंक रेट आएगा, खुली बाजार परिचालन आएगा, रेपो रेट आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा, ठीक है, और आपका एसएलआर आएगा। ठीक है, अब आपका सीआरआर आएगा। ठीक है, सीआरआर आएगा, सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा। ठीक है, रेपो रेट आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा, बैंक रेट आएगा, और आपका ओपी खुले बाजार परिचालन आएगा। ठीक है, ये सभी आपका मौद्रिक नीति का घटक है। यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए मौद्रिक नीति के जो है ना आपका, इसका 2 घटक है। पहला आपका होता है मात्रात्मक उपकरण, ठीक है, जिसके तहत मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, तो मात्रात्मक उपकरण में क्या कहता है, बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, नगद आरक्षित अनुपात, इसी को बोलते हैं हम सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। फिर आपका वैधानिक तरलता अनुपात, इसी को बोलते हैं हम एसएलआर। ठीक है, और खुली बाजार क्रियाएं, ये सभी जो आपका है ये मात्रात्मक उपकरण है किसका, तो मौद्रिक नीति का है। गुणात्मक उपकरण क्या होता है, तो सीमांत आवश्यकता, साख राशनिंग, नैतिक प्रभाव। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रास्फीति मतलब सिंपल की महंगाई दर, महंगाई, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु के समान कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति अपनी भाषा में। ठीक है, तो क्या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। पहला है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का केवल भारत सरकार जिम्मेदार है, गलत है, भारत सरकार नहीं, आरबीआई है।
सेकेंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है। आरबीआई ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। सेकेंड है कि मुद्रा परिसंचरण में कमी से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, बिल्कुल सही है। क्या करें, मुद्रा परिसंचरण में कमी, यानी जो सिंपल समझिए इसको कि मुद्रा में कमी, ठीक है। मार्केट में जो है व्यक्तियों के पास जो पैसा है उसको हम यहाँ से खींच लेंगे, ठीक है, कम हो जाएगा उसके पास, तो स्वाभाविक है उसका डिमांड इतना नहीं रहेगा। आपके पास पैसा रहेगा तब तो आप डिमांड करेंगे कि हमको ये चाहिए। आप मार्केट में जाएंगे तो आप किसी वस्तु का आप डिमांड करेंगे। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप क्या डिमांड करेंगे, ठीक है। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो आप डिमांड नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, वस्तु का महंगाई जो आपका है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो महंगाई है वो कम हो जाएगा। एक चीज़ समझिए ना, आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, किसी आप कपड़े को खरीद रहे हैं, ठीक है, यदि खरीदने वाला संख्या बढ़ जाए तो स्वाभाविक है दुकानदार क्या होगा, उसका मन बढ़ जाएगा, दुकानदार क्या करेंगे, इसका रेट बढ़ा देंगे क्योंकि उसको लेने वाला अधिक हो गया। और स्वाभाविक है जब आपका उस वस्तु को लेने वाले व्यक्ति कम हो जाएगा तो उसको मजबूरन उसको कम पैसा में बेचना होगा, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाला इसको क्या है, कम है। तो पैसा देखिए, सब खेल है पैसा का। तो मार्केट में से पैसा यानी व्यक्तियों के पैसा, ठीक है, तो वहाँ से जब पैसा आरबीआई उसको खींच लेता है तो व्यक्तियों के पास पैसा कम रहता है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो आपका डिमांड जब कम हो जाएगा तब आपका मुद्रास्फीति नियंत्रित में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आपका ये भी है कि इससे आपका मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। डी में क्या है कि मुद्रा प्रसार मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या करेंगे, वो बैंक रेट को, एसएलआर को, सभी को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगा मार्केट में, और क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। जब पैसा बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाएगा, तो इससे आपका मुद्रास्फीति और नियंत्रित नहीं होगा जबकि बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मौद्रिक नीति दो तरह का होता है, ठीक है, आरबीआई ये बनाता है। पहला आपका होता है संकुचनकारी मौद्रिक नीति, जिसमें आपका ब्याज दर, ठीक है, और आपका रेपो रेट सभी क्या होता है, बढ़ाना होता है। जब रेपो रेट बढ़ाएंगे इससे क्या होगा, तरलता बाजार में कम हो जाएगा। दूसरा आपका होता है यानी प्रसार मौद्रिक नीति, ठीक है, उसको प्रसार मौद्रिक नीति में क्या होता है, तो सभी का रेट क्या करते हैं, वो घटा देते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं, तो ये आपका करता है प्रसार नीति इसलिए करते हैं, इससे आपका यानी क्या कहते हैं, मंदी को दूर किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आपका संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाना होगा। यदि आपको मंदी को दूर करना है, ठीक है, जैसे मार्केट में क्या होता है, मंदी आ जाता है, सामान रखा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों खरीदने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, आरबीआई जानबूझकर क्या करते हैं, तो बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, उस सभी को कम कर देता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका साख सृजन क्षमता बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, तो सामान फिर लोग खरीदने लगता है, ठीक है। तो जो आपका मंदी था वो मंदी दूर हो गया। तो आरबीआई दो कार्य करता है, ठीक है। कठोर मौद्रिक नीति कब अपनाएगा, जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा, ठीक है। और आपका प्रसार मौद्रिक नीति कब अपनाएगा, जब आपको यानी मंदी को दूर करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब बहुत सिंपल है, उसको समझिएगा तो कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स को आप समझिएगा तो कुछ नहीं है, ये आपका सारा खेल है आपका समझने का, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नहीं कुछ को आप रट सकते हैं, कोई भी चीज़ आप नहीं रट सकते हैं, सारा समझने का खेल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा विषय है। आप यदि 6 महीना भी रिवाइज नहीं करते हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। जैसे मैथ है, मैथ में कोई व्यक्ति यदि उसको अच्छा आता है मैथ, ये नहीं करें कि जो आप रट के बनाते हैं मैथ, ठीक है, आज पढ़े कल भूल गए, उसको नहीं बोलते हैं मैथ आना आपको। मैथ आना इसको बोलते हैं जो आप 6 महीना भी नहीं पढ़ेगा, नहीं बनाएगा क्वेश्चन, उसके बाद वो धर धर बनाएगा, उसको मैथ आता है, समझ है उसको, ठीक है। तो उसी तरह है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स यदि आपको समझ है तो आप 6 महीना आप रिवाइज नहीं करेंगे फिर भी आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बता दें, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट विषय है, हमको बनाने में बहुत अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, पढ़ने में भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साल दर साल लगातार घाटा का बजट बना हुआ है, कर घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोच कर बनाइए, ठीक है। कह रहा है कि सरकार को जो राजकोषीय घाटा है वो क्या होता है, साल दर साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, स्वाभाविक है। तो कह रहा है उसको कम करना है, राजकोषीय घाटा को कम करना है, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी, चलिए देखते हैं। पहला है कि राजस्व व्यय को कम करना, बिल्कुल सही है।
राजस्व व्यय को हम कम करेंगे, इससे मेरा राजकोषीय घाटा क्या हो, कम होगा। सेकंड है नई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करना। नहीं, नई कल्याणकारी योजना जब शुरू करेंगे इससे क्या होगा, इससे और राजस्व व्यय बढ़ेगा। जब राजस्व व्यय बढ़ेगा तो राजस्व घाटा बढ़ेगा आपका, तो ये आपका इससे क्या होगा, इससे आपका नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो सेकंड आपका गलत है। थर्ड है सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, ये सही है। देखो सब्सिडी देना है लेकिन तर्क संगत करके, यानी आपका मिनिमम सब्सिडी देना है, ठीक है, तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है उद्योग का विस्तार करना। उद्योग का विस्तार करने से नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपका 1 एंड 3 होगा। 1 एंड 3 किस ऑप्शन में है, तो 1 एंड 3 आपका केवल ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 1 एंड 3, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए उसके बाद बनाइए। देखिए इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका मैथ की तरह है, साइंस की तरह है। इकोनॉमिक्स आपका मैथ की तरह, जैसा आप मैथ में रिलेटेड करके बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह आपका इकोनॉमिक्स है। इसको यदि आप, मुझे लगता है इकोनॉमिक्स आप यदि अच्छे से जानते हैं तो 6 मंथ भी आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से बन जाएगा। मुझे लगता है जैसे मैथ में है, मैथ जिसको आता अच्छे से आता है ना, वो 6 महीना भी मैथ नहीं बनाएगा, तो मुझे लगता है अच्छे से मैथ बना पाएगा, ठीक है। और उसको नहीं कहते हैं जो ट्रिक करते हैं कि आज ट्रिक याद किए कल भूल गए, ठीक है, उसको हम नहीं बोलते कि मैथ आना इसको बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कभी भी कॉन्सेप्ट आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को आप यदि समझते हैं तो आप, मुझे लगता है आपका कि 6 मंथ भी आप रिवाइज नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स आपको नहीं बनेगा। इसको इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं कि पंचवर्षीय किसी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ है, ये इकोनॉमिक्स अब नहीं रहा है, ठीक है। ये जो सोचेंगे कि पंचवर्षीय योजना हम रट लेंगे या चले जाएंगे बीपीएससी एग्जाम देने के लिए, क्वेश्चन बन जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो अब यह ज़माना नहीं रहा है, ठीक है। अब यह समय नहीं रहा है कि आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए और चले जाइए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनाए बीपीएससी के लिए। अब आपका प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता है जिसमें दिमाग लगता है, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो चेंज किया बीपीएससी ने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब आपका इकोनॉमिक्स प्योर इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है। क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता ही नहीं बीपीएससी में, ठीक है। अब लगता है कि हाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब आता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन समय समय पर वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है, तो ये करता है आपका विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक करता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर को 50 आधार अंकों से कम कर देता है तो निम्नलिखित में क्या संभावना है। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है आपका, आरबीआई यदि एसएलआर को कम कर देता है इससे क्या संभावना है। पर समझिए एसएलआर होता क्या है। देखिए एसएलआर के रूप में प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को अपने पास गोल्ड या आपका कैश के रूप में रुपये रखना होता है, ठीक है। चाहे वो सोना के रूप में रखे, चाहे वो कैश के रूप में रखे, उसको रखना होता है, ठीक है, रिजर्व के रूप में प्रत्येक बैंक को, ठीक है। उसको बोलते हैं एसएलआर। अब अगर इसको कम कर देता है इससे क्या होगा, इससे जो बैंक जो है आपका अनुसूचित बैंक, उनके पास क्या होगा, खुद के पास वो रिजर्व कम रूप में रखेगा, रिजर्व रूप में कम रखेगा तो उससे क्या होगा, उसके पास साख सीजन करने की क्षमता बढ़ जाएगा, यानी जो आपका है वो, यानी उसे लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी उधारी दरों को कटौती कर सकते हैं। अब समझिए क्या कर रहा है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन से, इकोनॉमिक्स में ऑप्शन से भी आपको हल किया जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाए आपका बहुत सारे ऑप्शन बन सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ ये भी बन सकता था आपका कि तरलता क्या हो जाएगा, मार्केट में क्या होगा आपका कम हो जाएगा, तरलता कम हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन बन सकता है। तो इकोनॉमिक्स में आपका बहुत सारे ऑप्शन बन सकता है, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है आपका क्या आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में सी क्यों होगा, तो ये हम कर रहे हैं कि ये देखिए एक आपका रूल होता है, यदि आपका आरबीआई आपके रेपो रेट या आपका एसएलआर या सीआरआर में कमी कर रहा है तो बैंक को भी ये फर्ज बनता है कि बैंक अपनी उधारी दर में क्या करे, कटौती करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैंक जो है उसको आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका यानी एसएलआर सीआरआर में उसको कमी हो रहा है तो बैंक को तो फायदा हो रहा है, ठीक है। ये फायदा जनता को भी मिलना चाहिए, इसीलिए वो अपने बैंक के जो उधारी दर है उसमें भी उसको कटौती करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तब तो जो आपका जो जनता है उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई तो कम कर दिया है, अब बैंक रेट को कम करेगा ही नहीं, इससे क्या मिलेगा, आम जनता को फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए ये रूल बनाया है, यदि आपका आरबीआई कम करेगा तो बैंक को भी अपने जो उधारी दर है उसको कम करना होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका इसका आंसर होगा आपका रुपये को अन्य मुद्राओं में बदलने और इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से अनुमति देना। रुपये के मूल्य के नहीं, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ही सही है। रुपये को अन्य मुद्राओं में बदलने, ठीक है, इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से अनुमति देना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो इंडिया रुपया है जैसे आपका उसको डॉलर में बदलना, इसका अनुमति होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कभी कभी खबरों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किसने की रैंक घोषणा करती है, यानी किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये करता है आपका विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF आपका वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से दुनिया के देशों को वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौद्रिक नीति समिति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कर आपका कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। यह आरबीआई की बेंचमार्क दरों तय करती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय होते हैं, ये आपका गलत है। 12 सदस्यीय निकाय नहीं होते हैं, 6 सदस्यीय निकाय होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के सदस्य होते हैं और आपका 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड आपका गलत है, 6 सदस्य होते हैं इसमें। थर्ड है यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, ये गलत है। ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य नहीं करते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर के अध्यक्षता में कार्य करते हैं। तो केवल आपका 1 सही है। क्या है, केवल आपका 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन आपका सेकेंड, 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या हुआ है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। उस तरह का प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो अब बीपीएससी भी आपका यूपीएससी का कॉपी करता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाना इसलिए आपका अनिवार्य हो गया है क्योंकि बीपीएससी अब यूपीएससी का कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपको पूछ दे या सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ दे, ठीक है। आपको दिखाएंगे हिस्ट्री में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका है सेम टू सेम बीपीएससी ने पूछा है, आपको दिखाएंगे जब हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। इसका इसलिए देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा बीच भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। देखिए ये कहा था आपका कि 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ा इसका। पहला, जीडीपी में कृषि का हिस्सा काफ़ी बढ़ गया। देखिए वहाँ पर निजीकरण हम अपनाए हैं तो उस समय आपका कृषि का बढ़ावा नहीं मिला है, ठीक है। सेकेंड है विश्व व्यापार में भारत की निर्यात में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। उदारीकरण अपनाने से क्या हुआ, भारत के व्यापार निर्यात जो है वो क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुआ। थर्ड है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। फोर्थ है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी वृद्धि हुई, यही तो कमी था, इसी कारण से उदारीकरण हम अपनाए थे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सभी एटीएम लिंक करता है।
तो ये करता है आपका भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉमन सेंस लगे क्वेश्चन बन जाएगा, तो सोचना होगा थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स का टर्म जो होता है ना वो डिफिकल्ट होता है, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स आपका डिफिकल्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का जो टर्म होता है ना वो आपका डिफिकल्ट होता है। उसको यदि आप समझ गए तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यानी सरकार या आरबीआई द्वारा किए जाने वाले शाब्दिक संभावनाएं उपाय नहीं है। क्या करा है, कौन सा संभावना उपाय नहीं है। तो पहले देख लिए कौन सा उपाय सही है। पहला है गैर आवश्यक वस्तुओं को आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है। अब निर्यात को प्रोत्साहन देंगे, आयात पर नियंत्रण करेंगे, इससे क्या होगा, आपके जो रुपया का मूल्य है उसमें आपका, यानी उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है, इससे भी हमें डॉलर मिलेगा। सी है विदेशी वाणिज्य उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी सही है। एक डी है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये, इससे हम आपको यानी रुपये की गिरावट को कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका ये, क्योंकि ये आपका मौद्रिक नीति है, ठीक है, ये आपका जो डी है ये आपका मौद्रिक नीति है। तो बाकी तीन जो है ये आपका सही है, डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। करेक्ट, कौन शामिल नहीं है किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति। परिसंपत्ति के इंग्लिश क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है, एसेट होता है। तो करेक्ट किसी वाणिज्य बैंक के एसेट में क्या शामिल नहीं है, तो जमा। देखिए जमा क्यों नहीं होता है, तो जो व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना पैसा जमा जो किया है बैंक के पास, वाणिज्य बैंक के पास, तो ये वाणिज्य बैंक का ये एसेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए वाणिज्य बैंक के पास जो जमा किया है वो इसके लिए लायबिलिटी है, देयता है, क्योंकि उसको देना होगा वापस, उस व्यक्ति को देना होगा, तो उसके लिए वो एसेट नहीं है, जबकि क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा, जमा। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश के सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में जाना जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप जाकर देखिए, ठीक है। तो कह कौन सा भाग आपका सामाजिक पूंजी के रूप में जाना जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा, समाज में आपसी विश्वास सद्भाव का स्तर, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति को अपनाने का फैसला करता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्या करें, क्या नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, और यूपीएससी आपका समझदार लोग को चुनता है, रटने वाले को नहीं, ठीक है। इसीलिए वहाँ आपको समझना होगा। और बीपीएससी अब जो आपका एग्जाम लेता है ना वो भी चाहता है यूपीएससी की तरह समझदार व्यक्ति मिले, रटने वाले नहीं, ठीक है। तो समझदार स्टूडेंट को खोजता है, तो आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ का कौन सा नहीं होगा, क्या करें, प्रसारवादी नीति को अपना रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति को क्या कहते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, तो बैंक रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को क्या करेगा, कम कर सकता है, ठीक है। कम करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रसारवादी नीति। एक होता है कठोरवादी मौद्रिक नीति, उसमें क्या करता है, सभी रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि क्या फैसला नहीं करेगा। तो एम है 1 में कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, ठीक है, एसएलआर में कटौती और अनुकूलन, कटौती करेगा बिल्कुल, क्योंकि प्रसारवादी नीति है। तो ये लेकिन कह रहा है कौन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है सीमांत अस्थायी सुविधा दर बढ़ाएगा, ये गलत है, बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, ठीक है, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। थर्ड है बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करेगा, बिल्कुल कम करेगा, तो ये सही है। तो कह रहा है कौन सा फैसला क्या नहीं होगा, तो आपका केवल सेकेंड हो जाएगा, यानी जो नहीं होगा, ठीक है। तो केवल आपका सेकेंड होगा। सही पूछता तो क्या होता, 1 और 3 आपका सही होता, ठीक है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्या पूछ रहा है आपसे, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है
भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है। देखिए कह रहा है मुद्रा संकट को जोखिम कम करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन सा कारक योगदान है, देख लेते हैं। भारत के आईटी क्षेत्र के विदेशी मुद्रा का अर्जन, बिल्कुल इससे हम सहयोग कर सकते हैं, मुद्रा संकट को दूर कर सकते हैं। सरकारी व्यय के बढ़ने से, देखिए सरकारी व्यय बढ़ने का, तो सरकारी व्यय जो बढ़ेगा तो और संकट ही आ जाएगा, उससे संकट दूर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन, ये तो आपका सबसे बड़ा योगदान है, रेमिटेंस, तो रेमिटेंस का भी योगदान है तो मुद्रा संकट को दूर करने में, तो आपका 1/3 होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है अन्य बातों को अपरिवर्तित रखने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ती है यदि, अब समझिए कह रहा है कि किसी वस्तु की बाजार मांग कब बढ़ सकती है। एक चीज़ समझिए, कोई वस्तु है इसका डिमांड कब बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाइए कि कोई वस्तु का डिमांड कब बढ़ेगा, जब इसका क्या हो, कीमत घटती हो। कोई वस्तु है जिसका कीमत कम हो रहा है तो स्वाभाविक है उसको क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो फोर्थ तो आपका हो जाएगा। थर्ड में देखिए घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आय में जैसे जैसे आपका वृद्धि होगा वैसे वैसे आप घटिया वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। आप सोचिए जिसका इनकम कम रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग समोसा खा लेते हैं बाज़ार में, आप लोग समोसा खा लेंगे, लिट्टी खा लेंगे, ठीक है, चाउमीन खा लेंगे। लेकिन समझिएगा जैसे आपका नौकरी होता है, आप अच्छा कमाने लगते हैं, ठीक है, तो आपका जैसे इनकम बढ़ता है तो आप सोचते हैं कि ये मतलब कि घटिया वस्तु है, ठीक है, ये तेल में बनता है, ये खराबी करेगा शरीर के लिए, तो वैसे वस्तु आप क्या करते हैं, खरीदना कम कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसा आपका इनकम वृद्धि होगा वैसे वैसे आप घटिया वस्तु को खरीदना कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका डिमांड नहीं बढ़ता है, घटिया वस्तु का डिमांड कम ही हो जाता है सैलरी बढ़ने पर, ठीक है। तो थर्ड आपका इसीलिए गलत है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप देखे होंगे ऐसे भी, आप खुद देखे होंगे जब आपका इनकम कम था उस पहले तो आप ऐसे वस्तु ज़्यादा खरीदते थे, ज़्यादा खाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ा है तो वैसे वैसे आप अपने शरीर पर ध्यान देने लगते हैं, लगता है आपका ये घटिया वस्तु ये नहीं लेंगे, तो ऐसे होता है। सेकेंड देखिए इसके पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। देखिए पूरक वस्तु उसको बोलते हैं जैसे आपका देखिए कार है, ठीक है, पेट्रोल है, ठीक है। आप कहेंगे तो देखिए एक चीज़ बताइए, कार के यदि आपका पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो कार के जो आपका कीमत है उसका भी कीमत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेट्रोल पे ही तो कार चलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक है। जैसे पेन है, ठीक है, पेन है उसमें आपका रिफिल लगते हैं, तो यदि आपका इसका रेट बढ़ेगा तो पेन का भी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर रेट बढ़ेगा डिमांड तो नहीं बढ़ेगा, डिमांड तो उसका कम हो जाएगा, तो इसलिए आपका सेकेंड नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ये आपका होगा। अब देखिए फर्स्ट क्या है समझिए उसको, फर्स्ट में क्या है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तो स्थानापन्न वस्तु हम इसको कहते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि ऐसा चीज़ है, समझिए एक चीज़, हाँ जैसे आपका चाय है, ठीक है, समझिए चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है, चाय है कॉफ़ी है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपका स्थानापन्न वस्तु है। कैसे, देखिए चाय का रेट यदि बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, चाय ना पीकर हम कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है, कॉफ़ी पियेंगे भाई, तो क्या होगा, चाय का कीमत जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या होगा, चाय का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों, ये दोनों क्या है, स्थानापन्न वस्तु है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यदि एक का रेट बढ़ता है तो दूसरा का आपका डिमांड ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी आपका डिमांड बढ़ सकता है। तो आपका केवल 1/4 ऐसा कारण है जिसके कारण से आपका बाजार में डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपका 1/4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आपका ये क्लास, मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आपका सारा सब्जेक्ट आपका यूपीएससी के भी क्वेश्चन को हम हल करवा देंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि हम यूपीएससी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, इस तरह से आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत में काले धन के सृजन
के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि भारत में काले धन का सृजन अधिक हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा प्रभाव जो है वो भारत सरकार की चिंता का विषय है, कौन सा प्रभाव। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अब देखिए लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर कर अपवंचक लिखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कर अपवंचन ही नहीं पता होगा कि कर अपवंचन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए समझिए, कर अपवंचन मतलब सिंपल सादा बात समझिए, कर की चोरी, टैक्स की चोरी, ठीक है। जो टैक्स का चोरी करते हैं उसी को बोलते हैं कर अपवंचक, ठीक है। यानी आपका इनकम अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपका इनकम मान लीजिए कि 50 लाख है, लेकिन आप सरकार को दिखा रहे हैं कितना, तो 10 लाख दिखा रहे हैं। जैसे कोचिंग वाले करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग है ऐसा करता है। तो ये क्या कर रहा है, कर का चोरी कर रहा है, ठीक है। उसको टैक्स देना चाहिए लेकिन कम देता है, तो इसी को बोलते हैं कर अपवंचन, यानी कर की चोरी। जब कर की चोरी होगा इससे क्या होगा, सरकार की राजस्व कोष में क्या होगा, राजस्व की हानि होगी, ठीक है। इतना पैसा आना चाहिए टैक्स के रूप में, लेकिन आया है कम टैक्स के रूप में। तो ये सरकार की चिंता की विषय है, और यही है काला धन, ठीक है। काला धन अलग नहीं होता है। आप देखिए, आपका इनकम है 1 करोड़ सालाना और आप टैक्स भर रहे कितना का, 20 लाख का, 30 लाख का टैक्स भर रहे हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर 20 लाख का टैक्स भर रहे हैं, तो 80 लाख तो आप क्या कर रहे हैं, कर अपवंचन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इस पर तो टैक्स लगता ना चाहिए आपको ना, लेकिन नहीं दे रहे आप। तो यही आपका कर अपवंचन है, और यही आप काला धन के रूप में उसको रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको बता चुके हैं कि आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक मंदी, एक से समझिए, मंदी कब आता है, ठीक है। मंदी कब आता है, जब डिमांड घट जाता है, ठीक है। सप्लाई तो आपका है, वस्तु की सप्लाई तो है मार्केट में, लेकिन डिमांड इसका कम है। डिमांड कम क्यों है, क्योंकि तरलता कम है, लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए डिमांड कम है। जब डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई है लेकिन डिमांड कम है, तो उसी समय आपका मंदी आ जाती है, कहते हैं मार्केट में मंदी आई है, ठीक है। आप देखे होंगे कि मॉल है, जैसे दुकान है, सामान तो पड़ा हुआ है लेकिन कोई लेने वाले नहीं है, उसी को बोलते मंदी। तो लेने वाले क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड इसलिए कम है, ठीक है। तो आपका इसको दूर करना है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि करों के दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। देखिए, कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, ब्याज दर में वृद्धि करेंगे इससे नहीं होगा ना। सेकेंड है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। देखो, जो आपका सरकार का योजना है उस पर यदि हम व्यय में वृद्धि करें तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के पास सुविधाओं बढ़ेगा, ठीक है। सी है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी, ये भी गलत है। थर्ड है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर क्या करें, हम व्यय यानी अधिक करें, सरकार खर्च अधिक करेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपका आर्थिक मंदी दूर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नगद रिजर्व अनुपात यानी इसको बोलते हैं CRR, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, CRR में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। CRR हो चाहे आपका रेपो रेट हो, इसमें यदि आपका वृद्धि करता है, पर समझिए CRR होता क्या है, ये देखिए इसका आपका होता है कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। देखिए प्रत्येक अनुसूचित बैंक को यानी प्रत्येक वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास, ध्यान रखना, प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास कुछ आपका एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आपका आरबीआई के पास कैश के रूप में, कि ओनली कैश, ठीक है, ओनली कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, उसी को बोलते हैं हम CRR यानी नगद रिजर्व अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के पास जमा रखता है, प्रत्येक आपका जितने भी बैंक है यानी आपका वाणिज्य बैंक है, सभी बैंक आपका आरबीआई के पास कैश के रूप में कुछ पैसा रखना होता है उसको, ठीक है, रिजर्व के रूप में, तो उसी को बोलते हैं CRR। आप कह रहे इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो सोचिए तो प्रत्येक बैंक को क्या होगा, आरबीआई के पास अधिक पैसा जमा करना होगा, वो भी कैश के रूप में। जब प्रत्येक बैंक जो है आरबीआई के पास अधिक पैसा जमा करेगा, उससे क्या होगा, बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी हो जाएगी इसका मतलब क्या हो, तरलता
कम हो गया। जब पैसे के पास बैंक के पास पैसे कमी हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो व्यापारिक है उसको लोन देने में वो उतना लोन नहीं दे पाएगा, वो भी महंगा लोन देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बाजार में आपका तरलता कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाएगा, वाणिज्य बैंक को उधार देने के लिए कम पैसा होगा। ये तो बिल्कुल सही है। आगे है कि भारत के रिजर्व में उधार देने के लिए कम पैसा होगा, केंद्र सरकार को उधार देने के लिए कम पैसा होगा, वाणिज्य बैंक को उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल है कि वाणिज्य बैंक को उधार देने के लिए कम पैसा होगा, क्योंकि वो पैसा तो जमा कर दिया किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका CRR बढ़ाएगा, इससे क्या होगा, तो आपका सभी वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास अधिक पैसा रखना होगा, तो क्या होगा, वाणिज्य बैंक के पास क्या होगा, वाणिज्य बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तरलता कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य क्या है, जो आरबीआई है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकरों का बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का बैंक जैसे आपका SBI है तो उसका भी बैंक कौन है, आरबीआई है, क्योंकि नियंत्रित वही करता है। तो अगर इसका तात्पर्य क्या है, चलिए देखते हैं तात्पर्य क्या है। वो 1 में है कि अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। सेकेंड है, आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्य बैंक को धन उधार देता है। बिल्कुल सही है। आरबीआई वाणिज्य बैंक को मौद्रिक मामले पर सलाह देता है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें देखा जाए, अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं, ये भी तो सही है। CRR जो है वो आपका आरबीआई के पास रखते हैं बैंक। ठीक है, और आपका आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्य बैंक को यानी धन भी देता है। ठीक है, रेपो रेट के रूप में, बैंक दर के रूप में। थर्ड है, आरबीआई वाणिज्य बैंक को मौद्रिक मामले पर सलाह देता है। तीनों से है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनागत व्यय है। आप देखे होंगे ऐसा ही प्रश्न आपका 69वीं BPSC में पूछा है, आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यूपीएससी का ही कॉपी किया है, इसलिए हमने सोचा है कि आपके यूपीएससी के ही क्यों नहीं सारे क्वेश्चन को हम हल करवा दें। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हम हल करवाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये यूपीएससी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कह रहे आपका गैर योजनागत व्यय कौन सा है, तो रक्षा व्यय क्या है, गैर योजनागत व्यय है। ब्याज भुगतान ये भी आपका गैर योजनागत व्यय है। पेंशन, वेतन ये सभी क्या है, गैर योजनागत व्यय है। सब्सिडी, तो आपका 1, 2, 3 एंड 4 चारों आपका हो जाएगा, सभी आपका गैर योजनागत व्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, देखिए अब कैसे आप ध्यान रखेंगे कौन योजनागत व्यय है, कौन योजनागत व्यय नहीं है। तो ऐसा व्यय, ठीक है, ऐसा व्यय जिससे आपका पूंजी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, भारत सरकार को पूंजी क्रिएट उससे नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं गैर योजनागत व्यय। जैसे रक्षा व्यय है, पेंशन जो है, ब्याज जो है, सब्सिडी जो दिया है, ये सभी जो दिया है इससे कोई फायदा सरकार को नहीं है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं गैर योजनागत व्यय। समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसा अति नहीं है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसे आप यदि समझते हैं ना तो एग्जाम प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है आपका कि जो बीपीएससी एग्जाम में पूछा था इसमें था आपका रक्षा व्यय और ब्याज भुगतान, ये दोनों दो ऑप्शन था आपको। ठीक है, मुझे लगता है आपका 69वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था आपका कौन सा गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, तो शायद एक ही आपका शायद ये ऑप्शन था, ब्याज भुगतान। ठीक है, अब ध्यान आया, ब्याज भुगतान में आपका ऑप्शन एक ही था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ चारों आपका है, इसी में से आपका एक ही ऑप्शन दिया था एग्जाम में, दो भी दे सकता है। तो यूपीएससी कहीं किसी न किसी तरह से आपका कॉपी किया है। ठीक है, तो हमने आपको इसी तरह से आपका हर विषय को हल करवाएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी के जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा है आपका, तो उस सभी विषय का हम क्वेश्चन इसी तरह से आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो आपका बीपीएससी एग्जाम से पहले हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को हम हल करवा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।